कुछ एक लोग हैं जो देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं और देश को बांटना चाहते हैं, इसलिए ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं और ये बाहर से फंडेड है। तो मुस्लिम पक्ष जो वहां पर हैं उनको कोई समस्या नहीं है। समस्या है डीएमके को, समस्या है अखिलेश यादव को, समस्या है लालू यादव को, समस्या है शिवसेना के प्रमुख जो उद्धव ठाकरे हैं उनको। यही अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंदुओं का मंदिर क्या है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, 2 टीका लगा दो, वो हिंदू का मंदिर हो गया। जैसे ही चुनाव बीतता है ये हमारे धर्म ग्रंथों को काटते फाड़ते हैं, ये हमारे देवी देवताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से बचे रहें, लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें और जब ये वोट मांगने जाए तो उनको जूतों की माला पहनाकर लोगों को भेजना चाहिए। और स्वामीनाथन जो हैं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, लोकतंत्र ऐसे खतरे में है और जो इस समय विपक्ष है वो विरोध करने के चक्कर में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जुडिशरी में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि यही बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है बंगाल के अंदर, उस पे ऊपर इनको कुछ नहीं बोला जा रहा है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से तमिलनाडु में एक विवाद चल रहा है, एक जजमेंट आया जीआर स्वामीनाथन जी के द्वारा कि जो पूजा पाठ होते हैं हिंदुओं के वो उसको उसी तरीके से होने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो विवादित मुद्दा बना वो ये बना कि जहाँ पर पूजा पाठ होते हैं वहाँ पर एक मज़ार भी बनी हुई है। अब जब मज़ार बनी हुई है और एक तरफ मंदिर एक तरफ मज़ार, तो विवाद होना तो स्वाभाविक सी बात है। और जिस राज्य में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो खुद ये कहती हो कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, वो कहते हो कि सनातन धर्म एक कीड़े मकोड़े के समान है, तो वहाँ पर तो स्वाभाविक सी बात है कि दंगे तो होने जाहिर है। लेकिन उन्होंने जो जजमेंट दिया उस जजमेंट के खिलाफ और उस जज के खिलाफ एक महाअभियोग आ रहा है जिसमें 100 से ज़्यादा सांसद शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को कृष्ण वंशज कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारे सपनों में श्री कृष्ण भगवान आते हैं, अखिलेश यादव जी वो भी उसमें शामिल हैं। जो बाला साहेब ठाकरे जो कहते हैं आई एम ए हिंदू मैड मैड हिंदू, उनके बेटे उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। तो ऐसी लोग भी शामिल हैं जिन्होंने जजमेंट तो दिया जज ने कि ज्योति जलती रहनी चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी दी, उनके खिलाफ जजमेंट आ गया। ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर में जो ये महाभियोग है ये सही है या गलत। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देखा कि महाभियोग आ गया, अमित शाह जी ने खुद कहा कि कैसे लोग हैं ये, कि एक भ्रष्टाचारी जब पकड़ा जाता है तब तो कोई महाभियोग नहीं आता, लेकिन जब एक जजमेंट आ जाती है एक पक्ष के, एक न्यूट्रल जजमेंट जब आती है जिसमें हिंदू भी साथ है मुस्लिम भी साथ है, तब सेक्युलर पार्टी को कीड़े काट जाते हैं। क्या आपको सुषमा स्वराज याद आ रही है कि जब उन्होंने कहते सेक्युलर की परिभाषा? जी देखिए, यह बहुत ही विवादास्पद है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पहले अपने लीगल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए कि आप महाभियोग किसी जज के खिलाफ जब ला रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले आर्टिकल 124 का सब क्लास 4 और आर्टिकल 124 का सब क्लास 5 ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें कदाचार और इनकैपेसिटी के बारे में बात की गई है। अगर कोई जज कोई रीजन ऑर्डर देता है दोनों पार्टियों को सुनने के बाद और ऐसे किसी पक्ष या किसी विपक्ष में देता है और विपक्ष उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाएगी, तो जुडिशरी का जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही जाती है वो कैसे फॉलो होगा। और मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता जुडिशरी में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि यही बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है बंगाल के अंदर, उस पे ऊपर इनको कुछ नहीं बोला जा रहा है। अभी 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तब हम देखते हैं कि ये कैसे वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जाते हैं। ये अपने आप को कृष्ण वंशज बताते हैं, अपने आप को हिंदू बताते हैं। जब हिंदुओं में उन्माद फैलाना होता है ये आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर खड़े होकर ऐसी चीज़ों का समर्थन करना होता है ये कहीं नहीं दिखते हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं रिलीजियस राइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे भारत में शब्दों के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर लड़ाई करवा रहे हैं और आज पूरे देश में इनका चरित्र देखा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज भी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी जज के खिलाफ अभियोग चलाते हैं तो सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट में भी यह प्रूव करना पड़ेगा आपको कि उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो कैसे एक तरफा है, कैसे वो बायस्ड है। और मुझे नहीं लगता कि ये जजमेंट कहीं से भी बायस्ड है। अगर मैं आऊँगा, मैं अगर आपसे नॉर्मल ये चीज़ पूछूं कि अगर हमारी जनता को
आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मैनिपुलेट करके चीजें बता रहे हैं, एक बार शुरू से वो चीज बता दीजिए जिस पे ये मामला खड़ा हो रहा है, विवाद खड़ा हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही पुराना मामला है और मंदिर और मस्जिद का निर्माण बहुत पहले कराया जा चुका था। 1920 में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रिटेन सबमिशन कोर्ट में दिया था कि हमें दीपम के जलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उस समय की कोर्ट ने एहतियात बरतते हुए जो मस्जिद है उससे 50 मीटर की दूरी पर दीपम को जलाने की प्रक्रिया को बोला था। और 1930 में फिर से मुस्लिम पक्ष ने ही प्रतिवेदन दिया है कि दीपम से हमें कोई नहीं समस्या है, और इसका स्टेटमेंट अभी तक ऑन रिकॉर्ड है। तो मुस्लिम पक्ष जो वहां पर है उनको कोई समस्या नहीं है। समस्या है डीएमके को, समस्या है अखिलेश यादव को, समस्या है लालू यादव को, समस्या है शिवसेना के प्रमुख जो उद्धव ठाकरे हैं उनको, क्योंकि वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। इसी देश के अंदर जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो मुस्लिम पक्षकार हैं अभी उनका कहना था कि जब यहां पर जमीन दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहां पर आप बाबरी मस्जिद बनाइए, तो आप यहां पर नहीं बना रहे हैं बल्कि आप बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं और 6 दिसंबर के दिन ही नींव का पूजन करवा रहे हैं। तो मुस्लिम पक्षकारों ने भी कहा कि यह बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के सारे मुस्लिम ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। कुछ एक लोग हैं जो देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं और देश को बांटना चाहते हैं, इसलिए ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं और ये बाहर से फंडेड है। इनके फंड को भी रोकना चाहिए, ऐसे लोगों के मानसिकता को भी रोकना चाहिए, और जो ऐसे लोग पाए जाते हैं उनको इस देश को छोड़कर या तो बांग्लादेश या तो पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि जैसे सर ने बताया चीज़ों को अपनी भाषा में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कोई मुस्लिम 1920-1930 में मुस्लिम ने ही बोला था कि हमें कोई परेशानी नहीं है दीपक जलाने में। आजकल के जो नेता हैं क्या उन्हें परेशानी हो रही है, वो भी हिंदू नेता जैसे अखिलेश यादव जी, उद्धव ठाकरे जी, तमाम बड़े बड़े वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो अपने आप को चुनाव आने पर मंदिर मंदिर घूमते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ बांध देते हैं। एक्चुअली देखिए, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का मामला है। एक्चुअली चुनाव का मामला है, पॉलिटिकल पार्टी हैं तो अलग अलग स्टेट में हर टाइम चुनाव होता रहता है। जैसे अभी नेक्स्ट ईयर बंगाल में होना है, उसके बाद 27 में यूपी में होना है, अभी कुछ दिन बाद फिर महाराष्ट्र में होना। तो ये बस हिंदू और मुस्लिम के तुष्टीकरण का है कि मैक्सिमम लोगों को अपने फेवर की बात करो। चूँकि देखिए ये पूरा मामला ही हुआ था, जो पहाड़ी है किथाई की पहाड़ी, वहाँ पे दीपम का त्यौहार होता है हर साल। वहाँ एक पर्टिकुलर डेट पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में होना होता है, दीप जलाते हैं। हिंदू पक्ष के कुछ लोग वहाँ गए, वो मदुरई बेंच में, वहाँ तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच में जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के बेंच में उन्होंने एक पिटीशन लगाई कि मुझे राइट टू वर्शिप में दीप जलाने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने 2 दिसंबर का लॉ किया कि आप ये जला सकते हैं, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि स्टेट गवर्नमेंट उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का ध्यान रखे कि किसी तरीके का कॉम्युनल हेटरेट या किसी तरीके के रेडिकल लोग हो सकता है लाभ उठा ले, उसको मार, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने डीएम को आदेश दिया। वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने डबल बेंच में इसकी अपील की। डबल बेंच ने भी सिंगल जज बेंच के फैसले को उन्होंने वैलिड करार दिया कि नहीं ये ठीक है, लॉफुली वो साउंड जजमेंट है। फिर वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट आए, एसएलपी फाइल की, अर्जेंट मेंशनिंग की। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस जॉयमाला बागची ने उन्होंने इमीडिएटली सुनने से इनकार कर दिया। उसको लिस्ट किया है अभी बाद में, क्योंकि ये मामला उतना अर्जेंट नहीं है। क्योंकि कोई भी जज, अगर जज के तौर पर, क्योंकि मैं भी वकील हूँ तो मैं भी आए दिन हमेशा ही अपीयर होता हूँ। जज हमेशा वो पॉलिटिकल नहीं देखते, वो हमेशा लॉफुली देखते हैं कि क्या इसमें अर्जेंसी की जरूरत है या कोई इसमें लीगल पॉइंट ऐसा है जिसमें अर्जेंट की जरूरत है। आपके हिसाब से लॉफुली नहीं देखा तमिलनाडु में जो जजमेंट आई? नहीं, लॉफुली, ये वही तो कह रहा हूँ, लॉफुली तो है, तभी तो जो डबल बेंच है उन्होंने सिंगल जज बेंच को वैलिड कराया। फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करना, मतलब लॉफुली तो है। ये पॉलिटिकल है। अगले दिन इसमें जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 5 सुप्रीम कोर्ट जज के लिए है और 218 जो 218 हाई कोर्ट जज के लिए है कि साबित कदाचार, प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, असमर्थता। इनकेपेसिटी हो सकती है, कोई जज अंधा हो, कोई जज को बुद्धि ना, मतलब कई बार शारीरिक असमस्या हो सकती है, बीपी हो गया या फिर आप पैनिक अटैक आता है, आप हो सकता है बाइपोलर डिजीज हो। साबित कदाचार जो 2 ग्राउंड है, साबित कदाचार में हो सकता है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी आपने की। जैसे भारत में मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, पीडी दिनाकरन का मामला है, सौमित्र सेन का मामला है, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ महाभियोग चला था। उसके आप सदन में मूव करते हैं वो मोशन, फिर उसके बाद जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 में आपकी इंक्वायरी होती, कदाचार देखा जाता है, फिर पटल पे सदन में, दोनों सदन में मामला रखा जाता है। वहाँ भी जज को अपनी पक्ष रखने का अपने वकील नियुक्त किया जाता है, वो रखते हैं। कि रामास्वामी केस में हमारे ही यहाँ के कपिल सिब्बल साहब ने 11 घंटे तक आर्गूमेंट किया था और उसमें साबित हो गया था वोटिंग के टाइम कांग्रेस बाइकआउट कर गई थी। तो ये जो पुराना जो पूरा मसला चल रहा है, ये लॉफुली ना होकर के पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, किसी वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा को यू करने के लिए। आपके हिसाब से जो जी आर स्वामीनाथन जो हैं, उनका
अभी जो चल रहा है 100 से ज्यादा सांसद जो महाभियोग ला रहे हैं, हाँ। बिगाड़ पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये लॉ, क्योंकि ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आना है। अगर आप उसमें भी करते हैं, अगर मोशन भी लाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना है। और यही जी आर स्वामीनाथन के पक्ष में सॉलिडरिटी दिखाते हुए 56 अलग अलग जजेज, जो रिटायर्ड जजेज हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के हैं, कोई कंसर्न दूसरा हाई कोर्ट के हैं, कोई हाई कोर्ट के, तो उन्होंने एक दिखाई है कि इस तरीके से अगर जज पे किसी तरीके का प्रेशराइज करेंगे तो फिर जज अपनी एक तरीके से मेंटल प्रेशर होगा, तो फिर वो जज फेयर और इम्पार्शियल जो जजमेंट्स हैं वो नहीं दे पाएंगे। और जजेस की सुरक्षा के लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। इसमें एक सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जो है एम भट्टाचार्य 1995 को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, किसी भी जज को किसी भी पॉलिटिकल दबाव में या किसी भी कोई भी बार एसोसिएशन जबरन ना तो कोई इस्तीफा ले सकता है, ना जबरन उन पर कोई इसी तरीके चला सकते हैं। और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने दिल्ली बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का भी मामला है कि जजेस की सुरक्षा की हमेशा पूरी गारंटी स्टेट की जिम्मेदारी है। और इसी मामले में 17 दिसंबर को जी आर स्वामीनाथन के ऑर्डर के कंप्लायंस ना होने पे स्टेट का फेलियर हुआ, मशीनरी कंटेम्प्ट की प्रेसिडेंट लगा हुआ है। और वहाँ के जो कंसर्न डीजीपी हैं और कमिश्नर हैं उनको बुलाया गया, इन प्रेजेंस फिजिकल इंप्रेजेंस किया गया। तो मेरा ये मानना मोटा मोटी देखा जाए, अगर आज वकील के तौर पे देखें तो ये लॉफुली शॉन्ड जजमेंट था। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है मामला। जो ये मोशन ये लोग लाए गए हैं, ये ना सदन में टिक पाएगा और ना ये कोर्ट के, अगर इसकी लीगैलिटी अगर कोर्ट में चैलेंज होगी तो कोर्ट में भी सस्टेन कहीं नहीं कर रहा। आपके मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र से खतरे में रहेगा? क्योंकि अगर कोई जजमेंट लॉ के आधार पर ही नहीं दे पाएगा, और अगर वो इस खौफ में रहेगा कि अगर मैंने जजमेंट ऐसा दिया जो न्यूट्रल है, जो लॉफुल है, लेकिन किसी पॉलिटिकल नेता को उसकी अपीसमेंट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो वो मेरे लिए खतरा हो सकता है जजमेंट जो मैं दूंगा। तो आपको नहीं लगता लोकतंत्र ऐसे खतरे में है? जी, लोकतंत्र ऐसे खतरे में है। और जो इस समय विपक्ष है वो विरोध करने के चक्कर में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इसलिए भी क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा को चलने नहीं दिया जा रहा है, और संविधान का आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। और कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि कहीं से भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको इंटरफेयर करने का अधिकार राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकार को नहीं है। और ऐसे मुद्दे पर जहां पर रीजन ऑर्डर आया है, किसी की जजमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो जजमेंट दिए हैं उनके खिलाफ आप अवमानना का कार्य करवा रहे हैं और इंपीचमेंट महाभियोग ला रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से बचे रहें। लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें। और जब ये वोट मांगने जाए तो उनको जूतों की माला पहनाकर लोगों को भेजना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जब चुनाव आता है तो कहीं जनेऊ पहन के आ जाते हैं, कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं और मंच से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है ये हमारे धर्म ग्रंथों को काटते फाड़ते हैं, ये हमारे देवी देवताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। यही अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंदुओं का मंदिर क्या है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, 2 टीका लगा दो, वो हिंदू का मंदिर हो गया। यही लोकसभा में कांग्रेस कहती है कि हिंदू तो आतंकवाद है, हिंदू आतंकवादी हैं। यही आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कहती है कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। यही डीएमके की पार्टी अपने राज्य में कहती है कि हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं है और इनको तो इस देश से छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये आर्यावर्त के निवासी हैं। तो ऐसे लोगों को जूते की माला पहनाकर जनता को स्वागत करना चाहिए। और अगर लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, तो संवैधानिक अवमूल्यों के आधार पर चलना होगा, न कि ऐसे बातों को लेकर आगे बढ़ना होगा जिससे हमारे जजेस आज थ्रेटन महसूस करें, जिससे हमारे जजेस सही जजमेंट देने से पहले डरें कि हम किस स्टेट में हैं और यहाँ पे किसकी पार्टी है। कोई पार्टी का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी धर्म को आगे बढ़ाए, ना तो भाजपा का, ना तो आरएसएस का। ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 कि वो अपने धर्म के लिए बोले, वो अपनी आज़ादी के लिए बोले और अपने देवी देवताओं के लिए बोले। तो सबको इसमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आएगी, इसमें हर एक व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि लोगों को इसमें प्रखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप कहेंगे नहीं, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। फिलहाल आप कह रहे थे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।